दिस थर्मल फिजिक्स जो है आपका, ठीक है, थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स मतलब क्या हुआ बच्चों? समथिंग रिलेटेड टू हीट, करेक्ट? थर्मल फिजिक्स मींस दैट, सो समथिंग रिलेटेड टू हीट। इसको 4 पार्ट्स में मैंने क्लासिफाई किया है। वन इज योर हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर हम लोगों ने पढ़ा है ना, कैलोरीमेट्री एंड इसमें भी आप अगर आपको फर्दर क्लासिफाई करना है तो आप क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो आपको थर्मोमेट्रिक स्केल, इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, कैलोरीमेट्री। एचसीवी में यहाँ पर एक पूरा चैप्टर ही आपको थर्मोमेट्रिक स्केल में, इसमें एक्सपेंशन ये सब आ गया, करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो हम आज देखने वाले हैं। आई थिंक ये वाला पहला वाला पार्ट जो हमने 11th में देख चुके हैं हम, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थर्ड पार्ट इज thermodynamics, and fourth part जो आप बोल सकते हो that is radiations, thermal properties। radiations आप ऐसा सोचो, radiation itself is a very big chapter, ठीक। तो ये 4 मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो देखो हीट एंड टेम्परेचर ऑलरेडी वी हैव सीन, करेक्ट। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या आता है वी विल बी सीइंग शॉर्टली, एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या आता है ये इस दो की हम अभी चर्चा करेंगे क्या होता है, इन दो में क्या आता है। और अभी देखो रेडिएशन और थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब आपका जैसे एक्सपेंशन जो था, अल्फा बीटा गामा वो सब चीजें हो गई आपकी, करेक्ट। यंग्स मॉडुलस उस टाइप की जो चीजें हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग एंड ऑल दोस थिंग, तो वो सब चीजें आप इसमें बोल सकते हो। और एक्चुअली रेडिएशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, रेडिएशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ दिस। तो ये सब चीजें, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे और रेडिएशंस पढ़ेंगे। इसको चाहिए तो आप हीट एंड टेम्परेचर में बोल सकते हो, थर्मल प्रॉपर्टीज को आप हीट एंड टेम्परेचर में ही बोल सकते हो। रेडिएशन इज इवन अ बिगर पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, करेक्ट। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रेडिएशन एक चैप्टर है आपका, थर्मोडायनेमिक्स दूसरा चैप्टर है, हीट एंड टेम्परेचर ऑलरेडी वी हैव डन इन क्लास 11। आपको फ्लो पता रहना चाहिए क्या क्या हम करने वाले हैं, ओके। तो अब बच्चों लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स का डिफरेंस क्या है, बट बिफोर दैट लेट्स, आप लोग मुझे बताओ हीट क्या होता है, व्हाट इज हीट? तो बताएगा व्हाट इज हीट? इस बताओ हीट क्या होता है, व्हाट इज हीट? सो हीट डेफिनेटली इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। तो अब एनर्जी तो अलग अलग तरह की एनर्जीज होती है, करेक्ट। जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल हो गई, ठीक है, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, लाइक दैट। तो कई तरह की एनर्जीज हैं। तो अब हमें कैसे पता चला हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? क्योंकि इसमें से कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है ये हीट एनर्जी में जाके कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर मान लो आपने एक एक ब्लॉक को रफ सरफेस पे छोड़ दिया, दिस इज रफ सरफेस, जस्ट मूव इट सम वेलोसिटी, करेक्ट। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, सम हीट विल बी डिसिपेटेड। आपके हैंड्स रब करो, देखो जब आपके हैंड्स रब करते हो तो यू फाइंड देम वार्म, आप उनको गर्म देखते हो, योर हैंड्स बिकम वार्म ना, गर्म हो जाते हैं आपके हाथ। क्यों गर्म हो जाते हैं? क्योंकि जब हम रब करते हैं उनको एक दूसरे को, तो होता क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से कुछ हीट जनरेट होती है, तभी हैंड्स माइट बी हैविंग काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। अभी वो जो एनर्जी किसमें किसमें कन्वर्ट हो रही है, वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, करेक्ट। तो इससे हमें पता चल सकता है
कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है. सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है. ओके. नाउ अब बच्चों लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम करने क्या वाले हैं और थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा क्या रहता है, समथिंग लाइक दैट. लेट्स ट्राई टू सी दिस. सो लेट्स ट्राई टू हैव अ डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स. ये समझना पहले देखो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा आप कर क्या रहे हो, आप डेरिवेशन करते रहोगे, आपको समझ में आएगा नहीं किस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है. ओके. तो देखो जब भी हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम माइक्रोस्कोपिक मॉडल की बात करेंगे. विल टॉक अबाउट माइक्रोस्कोपिक मॉडल. एंड जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे यहाँ पर हम मैक्रोस्कोपिक मॉडल की बात करेंगे. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक? तो दोनों से हम कंक्लूड सेम चीज को ही करने वाले हैं. करेक्ट. दोनों से ही हम सेम चीज को ही कंक्लूड करेंगे, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं और थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्या समझ रहे हो इस स्टेटमेंट से? या तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स. एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स. करेक्ट. और मैक्रोस्कोपिक मतलब क्या हो गया? जो सिस्टम हमें दिख रहा है एंड ऑल. अब देखो मॉलिक्यूल्स हमें नहीं दिखते हैं ना, हमें मॉलिक्यूल्स नहीं दिखते हैं, पर जो चीज हमें दिख रही है, जो हम एक्चुअली में जो हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है. तो इट इज लाइक दिस. तो अब देखो आई विल गिव वन एग्जांपल. अगर मैं हीट की बात करूं, किसकी बात करूं? हीट की बात करूं. करेक्ट. तो अब जब हम हीट को केटीजी के मॉडल से समझते हैं, हीट को जब हम केटीजी के मॉडल से समझते हैं और हीट को जब हम थर्मोडायनेमिक्स के मॉडल से समझते हैं, तो देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. तो हीट या लेट्स से टेम्परेचर, व्हाट हीट इज काइंड ऑफ, हीट क्या है? हीट तो एनर्जी है. बट माइक्रोस्कोपिक लेवल में हीट क्या हो जाती है? व्हाट इज टेम्परेचर भी हम समझेंगे यहाँ पर. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेम्परेचर आल्सो. बट देखो हीट पहले समझते हैं क्या है. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हो तो आप देखते हो कि भाई कोई मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किससे बने हुए हैं? आई मीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दे मेड अप ऑफ एटम्स, दिस प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो जो गैस है वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स. मतलब सपोज अगर मैं एक डब्बे में गैस की बात कर, मतलब यहाँ पे एक डब्बे की बात कर रहा हूँ और इसमें गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे. करेक्ट. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम जो है ये किसका बना हुआ है? दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, सिस्टम किससे बना हुआ है? ये मॉलिक्यूल से बना हुआ, गैस के मॉलिक्यूल से बना हुआ है. तो जब मैं हीट एनर्जी की बात करूंगा यहाँ पर, तो वी विल सी कि भाई इन मॉलिक्यूल्स की जितनी कितनी काइनेटिक एनर्जी है. करेक्ट. उसका अगर मैंने सब मॉलिक्यूल्स का हमने सम कर लिया तो दैट इज एक्चुअली हीट एनर्जी. माइक्रोस्कोपिक लेवल में हीट को हम ऐसे समझते हैं. अगर इस सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो जो जिस भी एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे होंगे वो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है. वो उनकी उनकी जो जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी उसका अगर हम सम कर लेंगे तो प्रोबेबली आई विल एंड अप इन फाइंडिंग आउट हाउ मच हीट दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग. ठीक है. आप सोचिए देखो ना, अगर आप किसी चीज को गर्म कर देते हो, किसी चीज को गर्म कर देते हो तो क्या होता है? उसके मॉलिक्यूल और तेजी से वाइब्रेट करते कि नहीं करते हैं? और तेजी से वाइब्रेट करते कि नहीं करते उस चीज के यस सर. मॉलिक्यूल. करेक्ट. इसलिए तो हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो पे, एट एब्सोल्यूट जीरो व्हाट हैपेंस? मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस. मॉलिक्यूलर मोशन सीज. इनफैक्ट दिस इज थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आप पढ़ते नहीं हो, बट ठीक है. तो एब्सोल्यूट जीरो पे मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है, मतलब मॉलिक्यूलर मोशन होता ही नहीं है. एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या हुआ? जीरो केल्विन पे. करेक्ट. अब देखो हीट हम यहाँ पर क्या माइक्रोस्कोपिक मॉडल में हम हीट को कैसे समझते हैं? अब यहाँ पर हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. करेक्ट. तो जो मेरा प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये जो होता है दिस इज टोटल
वर्क डन इन द सिस्टम। अब ये कितना इसमें हीट जाएंगे एंड ऑल, इसके लिए फिर हम फर्स्ट लॉ का यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, करेक्ट। बट हम वर्क डन तो निकाल सकते हैं यहाँ पे, इतना मेरा वर्क डन हुआ, करेक्ट। अब उसके बाद सिस्टम ने कितना ये सॉरी दिस इज एनर्जी गिवन बाय मी, दिस इज या हीट गिवन बाय मी, ठीक है। अब सिस्टम ने कितना खा लिया और कितना उसने आउटपुट वर्क कर दिया, तो इसके लिए फिर मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, करेक्ट। और यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर की बात करते हो, लेट्स अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ इससे हमें क्या मिलेगा, टेम्परेचर जो है इट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कुछ वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, या वॉट एवर दैट पावर इज, आई डोंट नो व्हाट इज, बट इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इतना तो हमें पता है। इतना तो हम इस मॉडल को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि भाई अगर मान लो मॉलिक्यूल्स गैस के बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे होंगे तो उनका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, ठीक है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर हमें अगर हमें टेम्परेचर बताना है तो हम जस्ट प्रेशर वॉल्यूम एनआर, दिस इज बेसिकली माय टेम्परेचर, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आपने पढ़ा होगा ना, आइडियल गैस कंडीशन। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक मॉडल में हम क्या कर रहे हैं, हम जो चीजें हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उनको मेजर करके वी आर काइंड ऑफ डूइंग आवर, हम चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे हम आके इन चीजों को डिफाइन करें, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बोथ रिजल्ट आर कंसिस्टेंट विद ईच अदर। जो आप यहाँ से जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जो रिजल्ट निकाल रहे हो और जो रिजल्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स से आ रहा है, ठीक है, सो बोथ रिजल्ट आर कंसिस्टेंट विद ईच अदर, ठीक है ना। सो बोथ these results are consistent with, both the results are consistent with each other। तो बच्चों इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो अभी हम, आप जैसे जैसे भी आप आगे देखोगे तो आप इन्हीं सब चीजों पे बात करोगे, आप लोग वेलोसिटी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, क्या हम कुछ लॉज जो है मेरे, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो क्या हम ये सब चीजें हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो मॉडल हमने डेवलप किया उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ओके, सो अभी बच्चे देखते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो एक जो सबसे जो सिंपल डेफिनेशन जो है इसको आप ऐसे बोल सकते हो, नथिंग डिपेंड्स ऑन टाइम। तो ये मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन लगती है, नथिंग डिपेंड्स ऑन टाइम, बस खत्म, एक वो एक लाइन में। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया नथिंग डिपेंड्स ऑन टाइम। आप कोई भी इक्विलिब्रियम का स्टेट उठा के देख लो, इट विल नेवर एवर बी डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तो अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो वैसे की वैसी रहेगी जब तक उसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम रहेगा, करेक्ट। बॉडी रेस्ट पर है मतलब क्या हुआ, इट इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, करेक्ट। तो वो इक्विलिब्रियम पर ही रहेगी उस जब तक उसमें नेट फोर्सेस बैलेंस्ड रहेंगे, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है। तो एक ये डेफिनेशन आप समझ सकते हो इक्विलिब्रियम का, आगे ये सब वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। अब आइडियल गैस क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने आइडियल गैस, पढ़ा है आइडियल गैस क्या होता है। पढ़ा है तो जल्दी से बताओ मुझे आइडियल गैस क्या होता है। Yes, बताओ क्या होता है आइडियल गैस। देखो, तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ आइडियल गैस के, तो ध्यान से समझो, ठीक है। आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस फॉलोज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी एंड ऑल दैट थिंग, सब आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री, बट फिजिक्स हम इसको थोड़ा और अच्छे से क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो आइडियल गैस को हम हमेशा क्या बोलते हैं, दे आर पॉइंट पार्टिकल्स, आइडियल गैसेस आर पॉइंट पार्टिकल्स, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब उनका दे हार्डली ऑक्यूपाई एनी वॉल्यूम और एनीथिंग. पॉइंट इज व्हाट? पॉइंट मींस व्हाट? पॉइंट इज अ पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज समथिंग विदाउट डायमेंशंस. करेक्ट. मतलब दे हार्डली ऑक्यूपाई एनी वॉल्यूम. ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स. उनका कुछ उनका वॉल्यूम हम ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देंगे. ठीक है. और वैसे भी आप देखो किसी गैस वैस को कंप्रेस करते हो आप. ठीक है. तो अगर आपने थोड़ी सी गैस ली तो आई मीन उसका जो वॉल्यूम है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. करेक्ट. यस और नो? तो गैसेस का वॉल्यूम हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अज्यूम कर सकते हैं. करेक्ट. ओके. एक और पॉइंट है यहाँ पे. इट इज नॉट इंटरैक्टिंग विथ अदर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. इट इज नॉट इंटरैक्टिंग विद अदर मॉलिक्यूल्स. और थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो रिलेटेड. ओनली काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी इज एंटायरली काइनेटिक. अब इसका इन दो स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है आपको? एनर्जी इज एंटायरली काइनेटिक. Yes. So what do we understand by these two statements? Not interacting with other molecules and energy is entirely kinetic. इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? Yes, बताओ क्या समझ में? Anyone? Any clue you are getting from these two statements? मतलब अभी देखो अगर मान लो मैं दो मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ. ठीक है. अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ. ठीक. तो what happens? यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि हो सकता है ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल आपस में समथिंग व्हाट वी हैव कंसीव्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इन दोनों के बीच में वी हैव सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. करेक्ट. रहते आपने पढ़ा होगा इन योर जूनियर क्लासेस आल्सो दैट एनी टू पार्टिकल्स दे हैव व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. यहाँ पर विल अज्यूम देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बीइंग एक्सर्टेड. तो अब जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही नहीं होंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही नहीं लग रहे हैं मॉलिक्यूल्स पर देन व्हाट विल हैपन? एनर्जी जो है. करेक्ट. आपके मॉलिक्यूल्स के पास जितनी एनर्जी जो भी रहेगी दैट विल बिकम प्योरली काइनेटिक. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन या ऐसा कुछ लगने लगते तो इस मॉलिक्यूल के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप हो जाती है ना. हमने देखा है ना सिस्टम ऑफ चार्जेस. अगर मान लो तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस लोग हैं उनको कुछ दूरी पर जब आप लेके जाओगे तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी रहती है. करेक्ट. लेकिन अगर मैं बोला पोटेंशियल एनर्जी तो भाई है ही नहीं यहाँ पर. पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं यहाँ पर. तो आप क्या बोलोगे? जितनी भी एनर्जी है उन इन मॉलिक्यूल्स की ये इंटायरली काइनेटिक एनर्जी है. एनर्जी इज इंटायरली काइनेटिक. ठीक है. ठीक है. ओके. एंड फोर्थ पॉइंट मैंने चार ही पॉइंट्स लिखे विच आई फाउंड रेलेवेंट. आप और भी पॉइंट पढ़ सकते हो बट एटलीस्ट चार पॉइंट आप ध्यान में रखना. ठीक है. और जो इनका जो कोलिजन होता है इट इज ऑलवेज इलास्टिक. कोलिजन इज ऑलवेज इलास्टिक. सो व्हाट इज कंडीशन फॉर इलास्टिक कोलिजन? क्या कंडीशन थी इलास्टिक कोलिजन की? यहाँ Yes, पर बच्चों यहाँ पर कौन सी एनर्जी कंजर्व रहती है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है. और यहाँ पे जो कोलिजन होता है ना या कोलिजन से जब भी आप समझो तो इस हमेशा आपको ऐसा नहीं समझना है कि दो चीजों को टच करना है तभी कोलिजन होगा. कोलिजन ऐसा भी हो सकता है भाई समझो एक मॉलिक्यूल इधर है एक मॉलिक्यूल इधर है. ये आया 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 इसको बिना टच किए ऐसा निकल गया. क्यों? बिकॉज यहाँ पे कुछ इट वाज हैविंग सम रिपल्सिव फोर्सेस. करेक्ट. तो बिना टच के भी कोलाइड कर सकता है. ठीक है. तो आपको हमेशा ऐसा नहीं सोचना कि जब टच करेगा तभी इसमें कोलिजन होगा. इनफैक्ट गैसेस में मोस्ट ऑफ द कोलिजन मेरे ऐसे ही होते हैं. ठीक है. करेक्ट. ओके. सो ये चार आइडियल गैसेस के पॉइंट्स हैं. इनको जल्दी से लिख लो.
तो देखो इसके पहले भी हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आइडियल गैस के अजम्पशन क्या क्या है आइडियल गैस का, करेक्ट। तो पहला था पॉइंट पार्टिकल्स नॉट इंटर, तो अगर ये नॉट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर है तो मतलब कि ये थोड़ा इसकी जो दूरी, जितना दूर मतलब जितने दूर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही अच्छा तो मेरे पास एक आइडियल गैस बनेगा, उतना ही क्लोज जो गैस होगा इट विल बिहेव एग्जैक्टली लाइक एन आइडियल गैस, जितना दूर दूर मेरे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि अगर आपका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, करेक्ट, टेम्परेचर इज मोर, व्हाट विल हैपन, ए विल बी, ए विल आल्सो बी मोर, करेक्ट। ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि जब हम किसी गैस को हीट करते हैं तो एक्सपैंड करती है, करेक्ट। तो जितना ज्यादा मेरा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा मेरा ए की वैल्यू भी बड़ी होगी, करेक्ट। और दूसरा ये क्या था, ये आपका देखो ये n बाई वी, n बाई वी क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये पार्टिकल डेंसिटी हो गई, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम व्हिच हैपेंस टू बी पार्टिकल डेंसिटी। तो अब ऑब्वियस सी बात है ना, देखो ये रिलेशन क्या रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इज 1 बाई डेंसिटी टू द पावर 1/3। तो ऑब्वियस सी बात है ना, डेंसिटी अगर कम हो गई तो ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वैल्यू बढ़ गई तो ए की वैल्यू कम हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी शुड बी लेस। समझा सर। समझा ना, ओके। दैट मीन्स ये दो कंडीशन होनी चाहिए आपके आइडियल जो गैस की, तभी वो आइडियल गैस के बहुत पास में बिहेव करेगी। तो at a high temperature and at a low density gases behave approximately like ideal gases, correct. So for general gas, I'll write it down one statement over here, ठीक है। तो this is also very important point, इस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। लिख लो इसको, चलो जल्दी से। Why answering these? तो आई थिंक पहला ला देखो, बताओ बच्चों, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, करेक्ट, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे हमें क्यों डिविएशन दिखने लगता है आइडियल गैस का रियल गैस से। ये जो अभी आइडियल गैस है वो एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर वो रियल गैस बन जाएगी। देखो इसके दो तीन रीजन हो सकते हैं, हम इसको दो तीन रीजन से समझ सकते हैं। आपको अगर कुछ बोलना है तो पहले आप बोलो, देन आई विल स्पीक। देखो यहाँ पर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे क्या होता है गैसेस का, याद है आपको क्या होता था गैसेस का, लिक्विफैक्शन। हाई प्रेशर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैसेस का क्या हो जाता है, लिक्विफैक्शन हो जाता है। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे गैसेस लिक्विफाई हो जाती है ना, गैसेस लिक्विफाई हो जाती है कि नहीं हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरा चीज आप यहाँ पे देखो क्या होगा, हाई प्रेशर मतलब क्या हुआ, हाई प्रेशर तभी होगा जब डेंसिटी ज्यादा है, उस किसी गैस की डेंसिटी ज्यादा है तभी तो प्रेशर ज्यादा लगाएगी ना गैस। अब देखो आपके घर में सिलेंडर आता होगा, कुकिंग वाला जो सिलेंडर रहता है, अब उसमें क्या रहता है, उसमें स्टार्टिंग में प्रेशर ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर प्रेशर कम होने लगता है उसका ना। तभी तो देखो सिलेंडर एंड में एकदम मतलब एकदम खत्म होने वाला है, और दूसरा नया सिलेंडर नहीं, तो आप क्या करते हो, सिलेंडर को आप पानी आनी में गर्म पानी में रख देते हो, ऐसा कुछ करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। आपने देखा भी होगा अगर कोई मैस वैस में कुकिंग हो रहा है तो जनरली सिलेंडर को गर्म पानी में रख देते हैं वो, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है कि
स्टार्टिंग में तो प्रेशर ज्यादा होता है, बट जैसे जैसे गैस निकलने लगती है वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, वो कम हो जाता है उसका, ठीक है, एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे दिस इज, और लो टेम्परेचर में पास पास भी रहेंगे तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस जो है वो भी थोड़े तुम्हारे कम हो गए, करेक्ट। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस एंड रियल गैस डिविएट कर जाएगी आइडियल गैस से, ठीक। Okay, what is the effect of size of the molecule of a real gas as against the ideal gas comprising point particles on the properties of the gases? तो सेकंड वाले का क्या आंसर होगा? यस, बताओ जल्दी से मुझे, सेकंड वाले का क्या होगा, मैं बताता हूँ फिर आपको। deviates from its character of ideal gas, करेक्ट। यहाँ पे होगा deviates from the character of its ideal gas। तो जितना ज्यादा उसका साइज होगा उतना ही ज्यादा उसमें डिविएशन भी फिर होने लगेगा इससे, रियल गैस से। ओके, डज एन आइडियल गैस एग्जिस्ट इन रियलिटी? क्या आइडियल गैस रियलिटी में एग्जिस्ट करती है? नो। तो जो हमारी जो रियल गैसेस होती है उनको ही हम अप्रोक्सीमेटली अज्यूम करते हैं कि वो आइडियल गैसेस है, ठीक है। अदरवाइज आइडियल गैस विल नेवर एवर एग्जिस्ट इन रियलिटी, ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो अब देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या क्या अजम्पशन हम करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बेसिकली अभी प्रेशर का डेरिवेशन करने जा रहे हैं, उसके पहले हम देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम गैसेस के क्या क्या ये करेंगे, क्या क्या असम्पशंस करेंगे। तो अगेन अब देखो यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो है कि तो पहला पॉइंट मैं ये लिख देता हूँ, साइज जो है आपका, साइज इज स्मॉलर देन इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस। तो ऑब्वियसली ये हमने ऊपर भी देखा था, ठीक है, साइज जो है वो स्मॉलर रहेगा किसके कंपैरिजन में, इंटर एटॉमिक स्पेस की वजह से, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। एंड दिस इज फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक पता है ना आपको क्या होता है? ये क्या कंडीशन है क्या केटीजी के? हाँ, जो हम गैस ले रहे हैं उसकी कंडीशन ही। अभी तक हमने क्या देखी थी, आइडियल गैस की कंडीशंस क्या क्या थी, करेक्ट। अभी अजम्पशंस है केटीजी के, दीज आर नॉट बट यू कैन से अजम्पशंस, ठीक है। तो साइज स्मॉलर होना चाहिए इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में। दूसरा क्या है? सर वो गैस मोनोएटॉमिक ही चाहिए क्या? हाँ, अभी हम यहाँ पे मोनोटॉमिक देख रहे हैं, डायटॉमिक और उसमें फिर कुछ और चीजें हो जाती हैं तो वो हम देखेंगे बाद में। हम अभी मोनोटॉमिक गैस लेके डेरिवेशन करेंगे। हम यहाँ पे डायटॉमिक भी ले सकते हैं बट वो फिर और कुछ चीजें उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम देखेंगे, बिकॉज पार्टीशन ऑफ एनर्जी भी करना है, तो अभी हम मोनोटॉमिक गैस को लेके करेंगे, ठीक है। ओके, तो साइज ऑफ द गैस इज स्मॉलर, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? अच्छा, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। Molecules are moving in, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, बस कंप्लीट आइसोट्रॉपी होती है। आइसोट्रॉपी मालूम है आपको क्या होता है? आइसोट्रॉपिक मीडियम्स आइसोट्रॉपी आपने शायद ऑर्गेनिक में पढ़ा रहेगा, मालूम है क्या होता है आइसोट्रॉपी? सारे डायरेक्शन में आइसोट्रॉपी मतलब क्या हुआ, जो चीज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में इक्वली स्प्रेड आउट हो, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आइसोट्रॉपी का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि उसका जो कंपोनेंट एक्स में है, कंपोनेंट वाई में और कंपोनेंट जेड में है, ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है।
component along x is same, component along y is same, and component along z is also same. ठीक है, तो velocity is molecules are moving in all direction, मतलब complete aisotropy रहेगा, इसका मतलब अभी आपको समझ में आ गया. ओके, समझा ना ये? समझा कि नहीं समझा? चलो, ओके. और और भी कई सारे पॉइंट्स, बट मैंने मेन लिखे हैं यहाँ पे. दूसरा क्या है? एनी इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस थ्रू कोलिजन. ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को जल्दी से लिख लो. ओके. व्हेन वी आर calculating pressure in a closed container using kinetic theory of gases, there is but still one problem. अब सोचो molecules कितने नंबर में है? Molecules कितने, what is the velocity and all those things of molecule? The molecules are such huge in number, correct? अगर मैं बोल दो 10⁻20 भी अगर है, this itself is a very big number. ठीक है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कंप्यूटेशंस कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेशंस जो है वो कैसे करेंगे. ठीक है, इतना आसान नहीं है यहाँ पे कैलकुलेशन करना. यस, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैलकुलेटिंग इट इंडिविजुअली, हम यहाँ पर एवरेज और आरएमएस स्पीड्स ये सब कैलकुलेट करते हैं. और यहीं से बच्चों एक सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स का, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. ये सब चीजें यहीं से जनरेट हुई. स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का भी आगे जाके बहुत स्कोप है, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो एंड ऑल दैट. तो यही इसी सब चीजों से आपका स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का जन्म हुआ. ठीक है, आपको बस एक ग्लिम्स दिया जाता है यहाँ पर कैसे आपको चीजों को देखना है. ओके, चलो करें फिर आगे बढ़े यहाँ पर. तो अब बच्चों क्या है आपका एक एक क्यूब ओवर हियर, इसके अंदर कुछ गैस है, और ये जो मास है ना, ये आके यहाँ पर हिट करता है. ये जो मास है ये आके इस शेडेड रीजन में हिट्स दिस वॉल ऑफ दिस शेडेड रीजन. ठीक है, तो अब देखो प्रेशर का जो कंसेप्ट आता है कहाँ से आता है. प्रेशर एक्चुअली में क्या होता है बताओ. व्हाट इज प्रेशर? कोई बताएगा मुझे प्रेशर क्या होता है? आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है प्रेशर का? बताओ प्रेशर क्या है बच्चों, बताओ. फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया. यस, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, वेरी गुड. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. करेक्ट, एकदम करेक्ट. लेकिन अगर मैं एक क्या बोलते हैं, मान लो आपने एक बलून फुलाया, बलून के अंदर कुछ प्रेशर होता है कि नहीं होता है? आपकी गाड़ी के में आप हवा भरवाते हो तो उसके अंदर कुछ प्रेशर होता है कि नहीं होता है? वहां पर आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको, प्रेशर को? वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे प्रेशर क्यों एक्सर्ट हो रहा है? एक बलून आप देखो, बलून के अंदर गैस है, तो वाई गैस इज एक्सर्टिंग सम प्रेशर इनसाइड दैट बलून. कब इस बारे में सोचा है आपने? देखो प्रेशर क्या होता है, अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मॉडल से देखेंगे तो प्रेशर इज एक्चुअली जब ये मॉलिक्यूल्स जो है v वेलोसिटी से चल रहे हैं और ये किसी सरफेस को हिट करते हैं. ठीक है, सरफेस को हिट करते हैं तो दे कीप ऑन हिटिंग एक्चुअली. अभी यहाँ पर आपको एक ही मॉलिक्यूल दिख रहा है, बट ऐसे कितने सारे, आई मीन आई टोल्ड यू, इतना नंबर होता है, इतना हाई नंबर होता है ये. ठीक है, तो हिट करते ही रहेंगे, दे कंटिन्यूअसली हिटिंग द वॉल. ठीक है, तो अब जब ये मॉलिक्यूल्स वॉल को कंटिन्यूअसली हिट करते रहेंगे यू नो, तो व्हाट विल हैपन. देखो मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐसे हिट कर रहा है. ठीक है, तो इसमें पहले तो क्या होगा, मॉलिक्यूल का मोमेंटम में कुछ चेंज आएगा. करेक्ट, और हिटिंग के टाइम में कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा?
जब मॉलिक्यूल ये वॉल को हिट कर रहा होगा तो कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। तो अगेन आपकी ये जो डेफिनेशन है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ से हम बोल देंगे देयर इज सम प्रेशर बीइंग एक्सर्टेड ऑन द वॉल। तो क्या अल्टीमेटली प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है ना। प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया ही तो है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो अब आप कभी भी गैस का कोई भी कंटेनर देखते हो तो उसमें क्या हो रहा होगा? उसके अंदर वी हैव न्यूमरस मॉलिक्यूल्स एंड दे आर हिटिंग द वॉल। तो जब वो वॉल को हिट करते हैं तो क्या होता है? उसमें उनका कुछ मोमेंटम चेंज होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन मोमेंटम देयर सम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल। ठीक है ना? समझ में आई बात की नहीं आई? ओके, अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब मुझे जरा बताओ, अभी आपका मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं कौन इसको बता पाता है। अब मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के सोचो, इसको थोड़ा सा सोचना है आपको। एक एक पार्टिकल वो ऐसे यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसको थीटा ले लो, ये इसकी वेलोसिटी v है। तो इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना है? अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो फिर चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? बताओ। देखो, ये जो v है ना हमारा v, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक वी एक्स हो गया, एक हो गया वी वाई। इसी तरह इसका एक देखो, अभी अभी ये ऐसे जा रही है ना बहुत बहुत, तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे? वी एक्स और वी वाई, ठीक है, करेक्ट। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम? डेल्टा पी। डेल्टा पी होगा यहाँ पर इनिशियली देखो कितना था, एम वी एक्स पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। अभी पी फाइनल कितना हो गया? अगेन एम वी एक्स, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो मोमेंटम में हमें साइन भी कंसीडर करना रहता है, माइनस एम वी एक्स हो गया अभी। अगर इफ दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो कितना आ गया? 2mvx। तो चेंज इन मोमेंटम व्हेन अ मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स अ वॉल कितना होगा? 2mv। आप चाहो तो यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हो, v विल बी v cos थीटा। ओके, सो ये तो एक बात हो गई। अब देखो बच्चों, अब इस चीज को समझने की कोशिश करो। एक्चुअली इसके बाद में आपको मीन फ्री पाथ क्या होता है वो बताऊंगा, पर अभी आप इसको समझने का थोड़ा कोशिश करो कि अगर अगर यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है। अब ये देखो, ये इस वॉल को आके ऐसे यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे ऐसे गया, इस वॉल को हिट किया, फिर ये यहाँ पर ऐसा आया, ये आ रहा है। तो ये किस फ्रीक्वेंसी से हिट कर रहे हैं इस वॉल को? मतलब ऐसा समझो, ये जो मॉलिक्यूल है इस वॉल को एक सेकंड में कितनी बार हिट कर रहा है? समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये वाला जो मॉलिक्यूल है, जो शेडेड वॉल है, उसको कितनी बार हिट कर रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कितनी बार उसको हिट कर रहा है। तो हमें अभी यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हम क्या बोलेंगे? अगर मान लो ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस गिवन एज एल, तो अब इसको यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आने में कितने टाइम लगेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 2l। देखो मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? इतना, यहाँ पे कोलाइड करके इतना, ठीक है, इस वॉल से इस वॉल तक। हमें बस ये एक ऑसिलेशन फाइंड करना है इसका, यहाँ से एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से अपनी दूसरे एक्सट्रीम पर, करेक्ट। तो ये एक कोलिजन जो है, या फिर ठीक है, इसको इसको यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ से तक आने में कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा होगा इसको? 2l बाई
वी एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखो बच्चों कितनी हो गई, फ्रीक्वेंसी एफ कितनी हो गई, वी एक्स बाई, well this is the frequency, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई वी एक्स बाई 2L, ठीक है। ओके अब करेक्ट, अब आपको यह इसको हम ऐसे बोलो डेल्टा टी। अब फोर्स क्या होता है बच्चों, व्हाट इज फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, करेक्ट। ये तो यही तो होता है फोर्स, होता है कि नहीं होता है फोर्स ये, तो Yes, हमने sir. चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया 2mvx और हमने यहाँ पे डेल्टा टी निकाली, दिस इज बेसिकली टाइम ऑफ कोलिजन, मतलब कितना टाइम लग रहा है उसको एक बार इम्पैक्ट करने में, ठीक है। तो ये डेल्टा टी कितना हो गया यहाँ पर, तो डेल्टा टी जो है आपको आई होप ये मतलब समझ में आया ना, इम्पैक्ट इसका मतलब व्हाई आई एम टेकिंग दिस 12 बाई वी एक्स, करेक्ट। मतलब देखो ये कितने टाइम बाद इसमें ये हिट, मतलब जब इसको हिट कर रहा होगा तो यहाँ से लेके, बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम हियर एंड देन हियर लाइक दैट, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइक, तो ये 2L डिस्टेंस कवर कर रहा है, वी आर अज्यूमिंग हियर इट लाइक दिस। तो ये कितना होगा 2mvx, डेल्टा टी यहाँ पे कितना है, व्हाट वाज डेल्टा टी, डेल्टा टी था मेरा 2L बाई vx, तो ये मेरा फोर्स आ गया, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, फोर्स, फोर्स विल बी m vx स्क्वायर बाई l, ठीक है। अब ऐसा एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m बाई l, ठीक है, ठीक है ना। ओके तो ये क्या हुआ यहाँ पर, या ठीक, तो फोर्स मेरा इतना आ गया, समझ में आई बात कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बोला, क्योंकि वी हैव सो मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे एवरेज करना जरूरी हो जाता है, करेक्ट। तो इसको अगर मैं एवरेज के इन वेलोसिटीज का जो एवरेज होगा ये कितना होगा, वी एवरेज विल बी हाउ मच, vx1, ठीक है। इसको भी v average, velocity of v average का होल स्क्वायर along x, तो vx1 vx2, ठीक है। तो मान लो n मॉलिक्यूल्स थे तो उनका एवरेज जब हमने किया तो कितना आ गया यहाँ पर, m बाई l vx बार, अब इसको हमें n से डिवाइड करना, n से मल्टीप्लाई करना। बच्चों यहाँ तक देखो आपको समझ में आया क्या, स्टेप, प्रेशर इज फोर्स, फोर्स था ना, फोर्स अपॉन एरिया, तो जब मैं बोलता हूँ कंप्लीट आइसोट्रॉपी, इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स जो है वो तीनों डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी से मूव करेंगे, मतलब जितना उसका वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग रहेगा उतना वाई के लॉन्ग रहेगा, उतना ही उसका जेड के लॉन्ग भी रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया एम, हाँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, वी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक।
और हमें क्या मालूम है, वी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ तीनों इक्वल है एंड दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, तो आपको नहीं लगता ये वी नेट की बात की जाए अगर यहाँ पर, तो दिस थिंग जो वी नेट होगा, वी नेट को हम ऐसे तो लिख सकते हैं, वी बाई वी स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर, therefore वी एक्स इक्वल टू। समझ में आई बात की नहीं आई? तो इसको हम क्या लिख सकते सर हैं? हाँ, सर वो जो आपने वो फोर्स का एरिया इज इक्वल्स टू वो एम एन वी एक्स स्क्वायर बाय एल लिखा है ना, वो एल स्क्वायर क्या है? एल स्क्वायर इज एरिया ना, एरिया ऑफ दिस सरफेस, अच्छा हाँ हाँ। सरफेस का एरिया एल स्क्वायर। ओके, सो ठीक है, तो ध्यान रखना ये वेलोसिटी ऐसा होता है, वेलोसिटी वेलोसिटी जो होगा, सर जो वी नेट एक्स वेलोसिटी बाई √3 आ जाएगा। ठीक है, ये वो बात दोनों समझ भी में आई वी कि है नहीं? ना? क्या क्या? वो वी एक्स इज इक्वल टू यू बाय रूट थ्री है कि वी बाय रूट ओके, देखो थ्री फिर है? से देखो, बेसिकली क्या है, हर डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम हो जाएगी ना, आइसोट्रॉपिक हमने अज्यूम किया था। यस सर। ठीक है, ये प्लस होगा, तो अभी देखो वेलोसिटी का जो स्क्वायर होगा वो इसका इस वेलोसिटी का सम, इस वेलोसिटी का सम, इस वेलोसिटी का सम तो ही होगा। देखो 2D में आप वेलोसिटी कैसे निकालते थे, अगर आपको याद होगा तो, अगर मान लो इसका कंपोनेंट यहाँ पे v1 है, इसका कंपोनेंट यहाँ पे v2 है। ठीक है, तो v को आप क्या बोल देते हैं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन रूट। ठीक है, यस। और यहाँ पे क्या है, वी एक्स एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वी, और तीनों इक्वल होते हैं एक्चुअली। अच्छा, हमने इक्वल टू बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तीनों वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर तीनों इक्वल हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अब जो देखो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, रिजल्टेंट तो इतना आ रहा था, वी नेट स्क्वायर इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है, रिजल्टेंट यही आ रहा था ना, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा वी नेट स्क्वायर अपॉन 3। करेक्ट, तो वी एक्स कितना, वी बाई √3। ठीक है, वी एक्स इज दिस, ये डेरिवेशन समझा क्या आपको? तो ये कितना हो गया यहाँ पर, m 3mn v बार ठीक है, ठीक है ना बच्चों? सर वी एक्स तो वी डिवाइडेड बाय थ्री है ना? हाँ, तो वी एक्स या तो डिवाइडेड बाई 3 हो गया, ठीक है, बाकी सब देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक ना, इतना इतना क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब वी स्क्वायर जो होगा, वी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी दिस थिंग वी बार इज इक्वल टू, अच्छा इसको वॉल्यूम लिख लो, करेक्ट, तो वी बार दिस इज वी आर एम एस भी आप बोल सकते हो, 3p, p इधर पर गया, एल क्यूब इज भी 3pv अपॉन 3pv अपॉन m n स्क्वायर। ये लो। सर वो पी एल क्यूब होगा ना? क्या क्या? इक्वल थ्री पी इंटू एल क्यूब। यस, एक एक सेकंड देख रहा हूँ।
ठीक है, ये आ जाएगा। देखो आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे P क्या है बच्चों? P इज प्रेशर, V इज क्या? V इज वॉल्यूम, N क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, M इज व्हाट? एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसको पहले जल्दी से इतना ये एक्सप्रेशन जो यहाँ तक देखो आपको समझ में आए क्या? सब इसके सारे स्टेप्स नहीं समझ में तो बताओ मुझे जल्दी से। देखो जल्दी से लिख लो और बताओ मुझे, आपको एक्सप्रेशन समझ में आया क्या? यस बच्चों, किसी को कुछ डाउट है इसमें? यस तो कुछ बोलो। सर वो एल क्यूब को अपने वॉल्यूम से रिप्लेस किया। एल क्यूब का वैल्यू? एल क्यूब को वॉल्यूम से रिप्लेस किया क्या? यस यस यस, एल क्यूब इज वॉल्यूम ना, लेंथ इनटू हाँ ब्रेड्थ। ओके। सर और ये जो v स्क्वायर निकला है वो पार्टिकल की वेलोसिटी है ना? कौन सा? हाँ या बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर पार्टिकल वेलोसिटी करेंगे। चलो बच्चों, सबका हो गया लिख के समझ के? से समथिंग। ओके बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया ये सबको अच्छे से? किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है यहाँ पर? नो सर, समझा। सबको समझा? ओके ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे रिलेशन निकाला है, ये बी आर एम एस का रिलेशन। किसका रिलेशन है? ये जो रिलेशन है ना यहाँ पर, ये बी आर एम एस का रिलेशन है, आर एम एस वेलोसिटी का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं एक कुछ चेंजेस करूंगा यहाँ पर, सो दैट हमें आई मीन इसी में कुछ और चेंजेस मिल जाए मुझे। तो आपको कभी कभी ये ऐसे भी दिया रहता है, ये जो रिलेशन है ना, कभी कभी आपको इस तरह से भी दिया जाता है रिलेशन। दिस इज ऑल्सो समटाइम्स लाइक दिस। तो अब देखो यहाँ पे अब एक्चुअली में व्हेन यू आर, अच्छा ये रिकॉर्डिंग बंद नहीं की रहती है मैंने, ठीक है। तो एक्चुअली व्हेन यू आर काइंड ऑफ जब आप एक्चुअली में
लेबोरेटरी में VRMS कैलकुलेट कर रहे हो, आपको n निकालना इजी पड़ेगा क्या? n निकालना इजी पड़ेगा, n इंटू m, बताओ मुझे। इज इट इजी फॉर यू टू कैलकुलेट n इंटू m? बताओ जल्दी से बच्चों। नो सर। नहीं, इजी नहीं है ना n इंटू m निकालना, करेक्ट? मास ऑफ द मॉलिक्यूल और n निकालना, ये सब नॉट अ वेरी इजी थिंग टू कैलकुलेट। तो हमें अपना फॉर्मूला ऐसा बनाना है सो दैट whenever we are making any observation, हमारा I'm able to put values which I am able to measure easily. हमें यहाँ पर ऐसे वेरिएबल्स रखने होंगे जो हमें इजीली मेजर कर सकूं। n को मेजर करना इतना आसान नहीं है, गैस को मेजर कर पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, आपको मालूम है PV इक्वल्स टू nRT होता है फॉर आइडियल गैस, यू नो दिस? PV is equal to nRT for an ideal gas. Do you know this? तो इसको हम क्या लिख देंगे, PV equals 3 into nRT। इसको थे तो इसको रूट भी हटा दो इसका टाइमिंग के लिए, ठीक है? ओके, अब देखो नंबर n क्या होता है, तुम्हारा n क्या होता है, व्हाट इज n? n is what? n is number of moles. number of moles कैसे निकालते हो? n upon na। क्या है यहाँ पे n और na क्या है, बताओ जरा जल्दी से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है एवोगैड्रोस नंबर, na is what बेसिकली एवोगैड्रोस नंबर 6.023 into 10⁻23, करेक्ट? यही होता है ना एवोगैड्रोस नंबर। तो अब अगर आपको मालूम है कि सम 2 into 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, तो एक मोल में कितना एवोगैड्रोस नंबर होता है, इतना होता है ना, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। एक मोल कुछ भी आप लेते हो, एनीथिंग ऑफ 1 मोल हैज दिस मच अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं है? यस सर। नहीं है, करेक्ट ना? सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर मान लो मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मुझे फाइंड करना है कि इसमें कितने कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख दो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा आपका, ठीक है? तो n को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 into n RT अपॉन NA into m, n by n, और ये भी n है ना, n into n। अब देखो ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ओके। और Na इंटू m, m क्या है, एक गैस के एक मॉलिक्यूल का मास, Na क्या है आपका, एवोगैड्रोस नंबर। तो Na इंटू m हमें क्या मिलता है केमिस्ट्री में, अगर आपने पढ़ा है तो जल्दी से बताओ मुझे, इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन एंटिटी ऑफ द गैस। तो क्या देता है बच्चों? मोलर मास मालूम है आपको क्या होता है? देता है मोलर मास, इसको आप m0 भी लिख सकते हो, इसको हम VRMS होल स्क्वायर इज 3RT by m0। अब देखो मॉलिक्यूलर मास आप इजीली पता कर सकते हो यूजिंग पीरियोडिक टेबल, टेम्परेचर इजीली मेजर कर सकते हो, R आपको पता है, करेक्ट? तो देयरफॉर VRMS इज जल्दी से इस डेरिवेशन को भी लिख लो और बताओ किसी स्टेप में आपको कंफ्यूजन आए यहाँ पर। सर वो एनआरटी के बाद वाला स्टेप एक बार बता सकते हो? एनआरटी वाला, ये वाला? नहीं, उसके ऊपर के। ये? हाँ सर। ये तो मैंने यही लिखा है ना, 3 PV by n into m। PV को मैंने एनआरटी लिख दिया है बस। सर उसके बाद क्या किया फिर, वो कट कैसे हुआ है? हाँ, तो इसके बाद मैंने क्या किया, जो n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी जितने भी गैस में होंगे डिवाइडेड विद एवोगैड्रोस नंबर, ये तो होगा n की वैल्यू।
नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द गैस डिवाइडेड विद एवोगैड्रोस नंबर। तो n को मैंने लिख दिया n बाई Na, ठीक है, समझ रहे हो? 3 इंटू ये हो गया 3 इंटू आर टी बाई एन, 3 इंटू आर टी बाई एन, लाइक दैट, ठीक है ना? तो यहाँ पे Okay, n और sir. n कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब जब यहाँ पे n बाई Na पुट करोगे तो n n ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सी 3 n बाई Na, इसको मैंने इधर पे लिख दिया आर टी n इंटू n, n n कैंसिल होगा 3 आर टी बाई Na इंटू n, ठीक है? Okay, ठीक है sir. ना? Yes, sir. ओके, जल्दी से देखो बच्चों, इसको लिख लो और देखो कुछ डाउट है तो पूछो मुझसे। We can write from above expression this thing, इस एक्सप्रेशन से 3pv इक्वल्स टू दिस थिंग, तो 1/3 nm vrms का होल स्क्वायर, ठीक है? तो pv यहाँ सर वो टर्म कैसे PV is equals to हाँ क्या 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 PV is equals to 1/3 वाला टर्म कैसे? यहाँ से आया। pv जो है इसको जस्ट डायरेक्टली आप लिख लो 1/3 vrms n इंटू n। अच्छा ओके सर। तो बेसिकली vrms याद रखो, vrms रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। ये जो होता है ना, दिस इज रूट मीन vrms, करेक्ट? तो हम रूट मीन स्क्वायर क्यों लेते हैं? व्हाट इज रीजन बिहाइंड टेकिंग रूट मीन स्क्वायर? अगर केवल आप मीन लोगे तो हो सकता है वेलोसिटी +5 हो, यहाँ पे -5 हो, करेक्ट? जैसे +1 -1 +1 -1, इसका जब आप एवरेज लोगे तो इसका एवरेज 0 आएगा, लेकिन इसका रूट RMS वैल्यू 0 नहीं आती है इस पूरी सीक्वेंस की, क्योंकि जब आप RMS लेते हो तो आप इसको स्क्वायर कर दो, 1 स्क्वायर 1 हो गया, +1 लाइक दैट, ठीक है? तो इनफैक्ट इट विल बी 1/n, ऐसा कुछ नहीं 1 ही आएगा, vrms इसका 1 आएगा, ठीक है? समझ में आ रही है बात? इसलिए हम रूट मीन स्क्वायर लेते हैं यहाँ पर। ओके, pv इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 n, यहाँ पे 2 कर दो और यहाँ पे इसको हाफ m लिख सकते हैं। और ये क्या क्या है? बेसिकली एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, तो n मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 2/3 इंटू हमें यहाँ पे n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 2/3 टाइम्स E। ऊपर ऑलरेडी हमने अजम्पशन किया है मॉलिक्यूल्स के पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे E इज एक्चुअली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है कि नहीं? और पीवी को अभी एक और, जो अपना आइडियल गैस का जो कंडीशन है, इससे यहाँ से एक और रिलेशन आता है अपना, पीवी इज एक्चुअली इक्वल टू n वो इंटू E into N भी होगा ना? क्या 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 PV is equal to 2/3 E into वो N. पीवी, ये समझा कि नहीं समझा? ये बेसिकली मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक मॉलिक्यूल है, n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब मॉलिक्यूल्स का आ जाएगा, हाँ, yes sir. ठीक है? अब देखो पीवी इज इक्वल टू n इंटू के बी इंटू टी, ये कैसे आता है रिलेशन? के बी आपको मालूम है क्या होता है? यू नो व्हाट इज के बी? के बी की वैल्यू मालूम है क्या होती है? के बी की वैल्यू होती है आपकी, के बी को बोलते क्या? अच्छा बताओ, के बी को क्या बोलते हो? Boltzmann constant. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, करेक्ट? सो केबी इज एक्चुअली, के लिख दो या केबी लिख दो, दिस बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, करेक्ट? एंड n into na into k जो होता है, ये एक्चुअली na into k जो होता है, into k, ये वाली जो वैल्यू होती है
ये आपकी आर के बराबर होती है, एन ए इंटू के जो होता है ये आर के बराबर होती है। ठीक है, ये किसके बराबर होती है? ये आर के बराबर बराबर होती है। ठीक है, ध्यान रखो। मतलब जो ये आपका ये है ना एन ए, ये क्या है आपका एवोगैड्रोस नंबर इज आर बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से देखो जरा, यहाँ पर अगर मैं के को ये पुट कर देता हूँ, के बी को मैं आर बाई एन अगर मैं पुट कर देता हूँ, पी वी इक्वल्स टू एन इंटू एन, ये हो गया मेरा के क्या था मेरा आर बाई एन हो जाएगा। तो एन बाई एन देखो कितना हुआ, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए कि नहीं। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस आ सर। रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और आर के बीच में रिलेशन क्या है? समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो पीवी इक्वल्स टू, हम इसको ये लिख सकते हैं एन के बी टी, एन के बी टी विच इज 2/3 टाइम्स एनर्जी। तो एनर्जी जो होगा वो हो जाएगी 3/2 KB इंटू टी टाइम्स एन। ये रिलेशन का क्या यूज है मैं बाद में बताऊंगा, पर पहले तो आप देखो, आपको ये समझ में है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है आपका एन ए एवोगैड्रोस नंबर इंटू के इज गैस कांस्टेंट, और एन ए इज इक्वल टू आर बाई के। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है के, इसकी वैल्यू इज गिवन एज 1.38 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स पर केल्विन। आर की वैल्यू होती है, ये तो बहुत फेमस वैल्यू, ये आर है। ठीक है, एक के 8.314 इंटू, ये यहाँ पे इंटू नहीं रहता, यूनिट क्या होगी इसकी? जूल्स पर अगेन केल्विन। और यहाँ पे और भी कुछ आता है? कंप्लीट है क्या? ये सही है? यूनिट सही है क्या इसकी बच्चों? ये सब तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यूनिट सही है कि नहीं? मोल भी होगा ना? मोल भी होगा, यस, क्योंकि इट इज पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। तो पीवी ये हो गया आपका जूल्स, ये हो गया केल्विन, और ये जो है ये मोल्स, जूल्स पर केल्विन पर मोल। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? जूल्स पर केल्विन होता है, करेक्ट। इसलिए आप देखो आर और के को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे एन ए इज व्हाट? एवोगैड्रोस नंबर व्हिच इज मोल्स, व्हिच इज इन मोल्स ना, दिस इज 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात? तो ये है। यस सर। ठीक है, चलो, तो इसको चाहिए तो लिख लो, और नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे अभी। ठीक है, ये वैल्यूज याद रखना।